नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में रोज़नामचा का अध्ययन किया था, जिसमें लास्ट में हम ये पढ़ रहे थे कि रोज़नामचा में लेखा करने की विधि क्या है, यानी कि किस तरीके से हमको रोज़नामचा में लेखा करना चाहिए, जिसमें कि हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला पॉइंट, खातों के प्रकार के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिनके बारे में हम प्रविष्टि करने जा रहे हैं वो कौन से खाते से रिलेटेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, खातों के प्रकार जानने के बाद हमें ये देखना होता है कि उनके नियम क्या हैं, यानी कि रोज़नामचा में लेखा करने के नियम। सेकंड पॉइंट था हमारा रोज़नामचा में लेखा करने के नियम के बारे में जानना। तो जिस तरीके का वो अकाउंट होता है, जिस तरीके का वो खाता होता है, उसी तरीके का हम उस पर नियम लागू करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा था रोज़नामचे का प्रारूप, रोज़नामचा का प्रारूप या फिर फॉर्म ऑफ जर्नल। ठीक है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और हम आज का वीडियो भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रोज़नामचा का प्रारूप, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। 5 खाने इसमें होते हैं। पहला खाना जो है वो है हमारा दिनांक, यानी कि डेट का खाना। ठीक है। दूसरा हमारा पर्टिकुलर्स, यानी कि विवरण। तीसरा एलएफ नंबर, यानी कि लेजर फोलियो नंबर, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाता पृष्ठ संख्या। फिर हमारा धनराशि के 2 खाने हैं, अमाउंट के 2 खाने हैं। पहला डेबिट यानी कि ऋणी और दूसरा धनी यानी कि क्रेडिट। ठीक है। अभी जिस तरीके से ये बनाया हुआ है हम इसी तरीके से बनाते हैं, यानी कि डेट का खाना इतना छोटा बना है, विवरण का सबसे बड़ा खाना रहता है। ठीक है। सबसे बड़ा खाना होता है विवरण का, और सबसे छोटा खाना जो होता है वो होता है एलएफ नंबर, यानी कि लेजर फोलियो नंबर, यानी कि खाता पृष्ठ संख्या का। फिर होता है हमारा अमाउंट के, दोनों खाने बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखते क्या क्या है, दिनांक तो समझ में आ ही रहा है कि इसमें हम दिनांक लिखते हैं, यानी कि डेट लिखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा 2 तरीके से लिखते हैं लोग, और वैसे जो भी तरीका आप अपनाना चाहो लिख सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन आप जैसे सपोज़ 24 अप्रैल 2021 को हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 24 अप्रैल 2021। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन 13 मई 2021 को होता है तो हम फिर डालेंगे यहाँ पे 13 मई 2021। ठीक है। तो हमें ये 2021 बार बार डालनी पड़ रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2021 इकट्ठा ऊपर लिख लें एक बार में, और फिर सारी एंट्रीज हम कर लें बिना बार बार इसको लिखें। ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने इकट्ठा ऊपर डाल लिया, अब बार बार हमें सिर्फ डेट और मंथ ही डालना पड़ेगा। फिर अगर हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च को ख़त्म, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 31 दिसंबर के बाद जो नया सन आएगी तो हम बीच में नई सन वहाँ पे बीच में डाल देंगे, है ना। या फिर कभी कभी 31 दिसंबर को भी होता है, बहुत से व्यापारियों का व्यापार का जो ईयर है वो 31 दिसंबर को भी समाप्त हो जाता है, तो उसमें हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ये एक ही डेट चलती रहेगी। तो डेट लिखने का तरीका आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर्स में जब हम लेखा करते हैं किसी भी व्यवहार का, तो देखो एक चीज़ तो हमें पहले से पता है, दोहरा लेखा प्रणाली का ये एक सिद्धांत है, एक रूल है कि कोई भी व्यवहार अगर होता है तो उसमें कम से कम 2 पक्ष ज़रूर होते हैं। किसी भी व्यवहार से 2 पक्ष ज़रूर प्रभावित होते हैं, उन दोनों ही पक्षों का लेखा हम इसमें करते हैं। ठीक है। एक पक्ष ऋणी और एक पक्ष धनी होता है ना। एक पक्ष ऋणी, 2 पक्ष अगर हैं तो एक पक्ष ऋणी और एक पक्ष धनी ज़रूर होगा। तो हमें इस तरीके से इसमें लेखा करना होता है, इस तरीके से प्रविष्टि करनी होती है कि हमें पता चले कि हमने किसको ऋणी किया है, किसको धनी किया है, यानी कि किसको डेबिट किया है, किसको क्रेडिट किया है। ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका ये होता है कि जिसको हम डेबिट करते हैं उसको हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, सेकेंड लाइन में वो कभी नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड लाइन में वापस डेबिट आ सकता है, लेकिन जो क्रेडिट है वो कभी भी फर्स्ट लाइन में नहीं आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हम हमेशा लिखते हैं डेबिट यानी कि ऋणी को, और इसको हम जब भी लिखते हैं तो इस लाइन के पास से लिखना शुरू करते हैं, इससे दूर ज़्यादा नहीं लिखते हैं, इसके बिल्कुल पास से लिखना स्टार्ट करते हैं। डेबिट में जो भी हम लिखते हैं अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी खाता हम डेबिट में लिखते हैं वो इस लाइन के बिल्कुल पास में लिखते हैं, और जो हम क्रेडिट में लिखते हैं वो इस लाइन से थोड़ा दूर करके लिखते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बहुत बेटर है कि जो भी डेबिट होता है उसके साथ में डेबिट लिखा हुआ ही होता है।
जो क्रेडिट होता है उसके सामने क्रेडिट लिखा हुआ नहीं होता है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे सपोज़ कोई अंकित नाम का कोई लड़का है, जैसे कि मैंने कुछ सामान परचेज़ किया, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने अंकित से माल क्रय किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अंकित से नकद माल क्रय किया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है लेकिन साथ में नकद नहीं जुड़ा हो, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये सौदा नकद नहीं हुआ है, यानी कि हमारे पास से कैश नहीं गया है, हमारे पास से रुपए नहीं गए हैं। हमने सामान तो खरीद लिया लेकिन उधारी में खरीदा है, उसके रुपए हम बाद में भुगतान करेंगे। जब ऐसी कोई लेखा हम करते हैं तो वहाँ पर हम कैश की ट्रांजैक्शन ना मान के उस व्यक्ति की ट्रांजैक्शन मानते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, लेखा करने की जो विधि थी उसमें 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। एक तो हमें खातों का प्रकार देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खातों के प्रकार देखते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अंकित से माल क्रय किया, तो ये एक उधार लेखा है। उधार लेखा है तो इसमें कैश से कोई रिलेशन नहीं है। किससे है? अंकित से। ठीक, तो अंकित कौन है? हमारा व्यक्तिगत खाता। तो यहाँ पे अंकित के लिए कौन सा रूल हम लगाएंगे? व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? हमने माल को क्रय किया है, यानी कि परचेस किया है। ठीक है, तो जब हम माल परचेस कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो क्रय किससे रिलेटेड है? वास्तविक खाते से भी है और अवास्तविक से भी है, क्योंकि ये माल से संबंधित होता है। माल ही तो क्रय कर रहे हैं, उससे सामान ही तो माल में कुछ भी हो सकता है। हम फर्नीचर क्रय कर सकते हैं, हम मशीन क्रय कर सकते हैं, कुछ भी संपत्ति हम क्रय कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो वो होगी। ठीक है, तो किसी ना किसी संपत्ति से संबंधित है, इसलिए क्रय हमारा अवास्तविक खाते से भी संबंधित हो जाता है और वास्तविक खाते से भी संबंधित हो जाता है। अब सेकेंड चीज़ क्या? इनके रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो हमने भी अंकित को देखा है, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि व्यक्तिगत खाते से। तो इसमें हम व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे। व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है? पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो सामान क्या कर रहा है? वो हमें दे रहा है, तो वो क्या हो गया? गिवर हो गया, देने वाला हो गया। ठीक है, देने वाले को हम क्या करते हैं? धनी, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी। अंकित कौन है? देने वाला। तो अंकित यहाँ पर क्या हो गए? धनी हो गए। बहुत ध्यान रखिएगा, किसको हम ऋणी कर रहे हैं, किसको धनी कर रहे हैं। तो अंकित को हम यहाँ पे कर रहे हैं धनी। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने क्रय पर। क्रय मैंने आपको बताया 2 से संबंधित है, वास्तविक से भी और अवास्तविक से भी। इसको पहले हम अवास्तविक से संबंधित करके इसका नियम अप्लाई करते हैं। अवास्तविक अगर हम इसको मानते हैं तो अवास्तविक का नियम क्या कहता है? जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, हानियाँ होती हैं, उसको हम कर देते हैं ऋणी, है ना। तो इस हिसाब से क्रय को भी क्या करना चाहिए? ऋणी। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज आर डेबिट। इस हिसाब से हमारा जो क्रय है यानी कि परचेज है वो भी क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी एंट्री क्या बनती है? परचेज को हम डेबिट कर देंगे और अंकित को कर देंगे क्रेडिट, यानी कि धनी। ठीक, अब इसको हम वास्तविक खाते से संबंधित करके देखते हैं। वास्तविक खाते का क्या नियम है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो भी आती है वस्तु वो ऋणी और जाने वाली हर वस्तु धनी। अब जब हम किसी से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वस्तु हमारे पास आ रही है या जा रही है? हमारे पास आ रही है ना। जब कोई वस्तु हमारे पास आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे? ऋणी। डेबिट वर्ड कम्स इन, आने वाली वस्तु ऋणी। तो हम क्रय को क्या कर देंगे? ऋणी कर देंगे। यहाँ पे हम गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है? मैंने आपको बताया, जो भी हम डेबिट करते हैं वो हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। हम किसको ऋणी कर रहे हैं? परचेज को ऋणी कर रहे हैं, क्रय को ऋणी कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में कर देती हूँ, फिर मैं हिंदी में भी करके दिखा दूंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब इसके आगे मैंने आपको बताया डेबिट लिखा होता है, यानी कि ऋणी लिखा होता है, तो हम इसके आगे लिख देंगे डेबिट। ठीक, हमने आपको बताया कि हम अंकित को कर रहे हैं क्रेडिट, यानी कि धनी। तो उसके सामने क्रेडिट नहीं लिखा होता है, लेकिन उसके पहले टू लिखा होता है। अगर हम इंग्लिश में लिखा कर रहे हैं तो उसके पहले हम लिखेंगे टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित, टू अंकित। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर परचेज के साथ में अकाउंट लिखा है, लेकिन अंकित के साथ में मैंने अकाउंट नहीं लिखा है, क्योंकि अंकित किसी व्यक्ति का नाम है, अंकित अकाउंट नहीं हो सकते। ठीक है, अंकित
अंकित से अकाउंट हो सकता है, अकाउंट ऑफ अंकित हो सकता है, लेकिन अंकित अकाउंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। ठीक, परचेज के आगे हमने अकाउंट लिखा है, बाकी हर चीज़ के आगे हम अकाउंट लिखते हैं। ये क्रय खाता ऋणी, क्रय खाता ऋणी। अब हिंदी में हम कैसे लिखेंगे अंकित को? इनके आगे लिख देते हैं से। हिंदी में जब हम लेखा करते हैं तो उसके आगे हम से लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित से, या अंकित के खाते से, अंकित के खाते से। तो अंकित का खाता हो सकता है लेकिन अंकित खाता नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे क्रय खाता हो गया है, ऐसे अंकित खाता नहीं हो सकता, अंकित का खाता हो सकता है। ठीक है, तो अंकित का खाता मैंने यहाँ लिख दिया, अंकित के खाते से। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित, या फिर क्रय खाता ऋणी अंकित के खाते से या अंकित से। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो कैसे लिखना है ये हमको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने ऋणी का जो लिखा है बिल्कुल पास में लिखा है, और जो धनी का लिखा है वो थोड़ा दूर लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने ऋणी का जो लिखा है हिंदी में भी वो थोड़ा पास लिखा है, और अंकित का थोड़ा मैंने दूर लिखा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रविष्टि यानी कि एंट्री की बात। जनरल में हम इस तरीके से एंट्री करते हैं। एंट्री भी पूरी नहीं हुई है, एंट्री के साथ में मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं उसके साथ में हम लिखते हैं नरेशन भी। नरेशन यानी कि ब्यौरा। ठीक है, नरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं ब्यौरा। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होता है, जो भी व्यवहार हुआ होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं ये लेखा करने के बाद उसके नीचे। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, हिंदी में भी हम लगभग वही लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे बीइंग और फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अंकित लिख सकते हैं। ठीक, आप जो चाहें वो लिख सकते हो, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वही लिखना है। अब इसके पहले बीइंग और फॉर लगाने का रूल होता है। जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसके पहले बीइंग या फिर फॉर लिखते हैं। मोस्टली नहीं लिखते हो आप तो भी उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। हमें यहाँ पे सिर्फ ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिनको ये एंट्री समझ में नहीं आएगी वो इस चीज़ से, इस ब्यौरे से ही समझ लेंगे कि लेखा हुआ किस लिए है। ठीक है, ये करने के बाद हमको इसके नीचे एक लाइन बनानी होती है, ये ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रविष्टि यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब जो भी आगे लिखा करेंगे वो दूसरी प्रविष्टि होगी। एक प्रविष्टि खत्म होने के बाद उसके नीचे हम ऐसे लाइन बना देते हैं, और ये लाइन केवल विवरण के ही खाने में बनेगी, ना डेट में जाएगी और ना ही विवरण के आगे एलएफ नंबर या किसी भी और खाने में जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? हम इसे हिंदी में सिंपली ऐसी ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे माल खरीदा, या फिर अंकित से माल खरीदा। ठीक है, अब सपोज करो हमने उससे 12,000 का माल खरीदा है, 12,000 का माल खरीदा है, तो वो 12,000 रुपये हमें कहाँ लिखने होंगे? अमाउंट के खाने में, है ना। तो मैंने आपको बताया पहला वाला जो खाना है वो है ऋणी, और जो दूसरा वाला खाना है वो है धनी। पहला वाला खाना जो है वो डेबिट, और दूसरा वाला खाना जो है वो है क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट के सामने हम डेबिट की अमाउंट लिखते हैं, और क्रेडिट के सामने हम क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट वाले ही खाने में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया 12,000 का हमने माल खरीदा, तो परचेज के सामने हम कितना डाल देंगे? 12,000 कौन से में? डेबिट में। ठीक है, ऐसे ही अंकित के सामने हम कौन से वाले खाने में लिखेंगे? क्रेडिट वाले में। यहाँ पे लिखेंगे 12,000। अमाउंट लिखते टाइम पर हमें देखो, ये लाइन्स मैंने इसलिए बनाई है कि इससे पता चल रहा है यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ मैंने ऊपर नहीं लिखा है, इसके बिल्कुल सामने लिखा है। ठीक है, परचेज मैंने बिल्कुल यहाँ इसके सामने लिखा है। हिंदी में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, अमाउंट लिखते टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर सैकड़ा के बाद, हर हंड्रेड्स के बाद हमको एक कॉमा लगाना है। ठीक है, ये इंग्लिश का रूल है। हिंदी में हम गिन के लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, 1000, 10,000 के बाद, लाख, 10 लाख के बाद। इस तरीके से हम कॉमास का यूज़ करते हैं, इससे हमें अमाउंट पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, अमाउंट लिखने का एक और रूल है कि जो भी अमाउंट हम लिखते हैं वो बिल्कुल साइड से लिखते हैं। लेफ्ट साइड में एंड होना चाहिए, सॉरी राइट साइड में उसका एंड होना चाहिए। अब जैसे ये 12,000 है, मैं चाहती तो उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ऐसे नहीं लिख सकते हम, हमें लिखना है इस साइड में आए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अमाउंट बड़ी होगी तो वो इस साइड में बढ़ेगी, है ना, इसलिए हम अमाउंट कोशिश करते हैं जो हमारा ऑन्स है वो ऑन्स यानी कि इकाई का अंक इस लाइन के पास में आए। इस साइड में भी हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़, जो जहाँ पर आ रहा है उसके नीचे वही वाला अंक आना चाहिए, यानी कि इकाई के नीचे इकाई का अंक ही आएगा।
ठीक, इकाई यानी कि ऑन्स, ऑन्स के नीचे ऑन्स का ही अंक आएगा, टेंस के नीचे टेंस यानी कि दहाई के नीचे दहाई का ही अंक आएगा, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा यानी कि 100 के नीचे 100 का ही अंक आएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर लिखे 12,000, अब हमें लिखने थे अब हमें सपोज लिखने थे 2,000, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके नीचे ये आना चाहिए, इसके नीचे ये आना चाहिए, इसके नीचे ये आना चाहिए, जो कि इधर भाग गया। ठीक, हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं, एक इकाई के नीचे इकाई का ही अंक आए, दहाई के नीचे दहाई का ही अंक आए, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का ही अंक आए। ठीक है, यानी कि नंबर्स एक दूसरे के बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। क्यों होने चाहिए? इससे हमको इनको बाद में ऐड करने में आसानी रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब हम इसको ऐड करते हैं, अब ये अमाउंट लिखना तो समझ में आ गया होगा हम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अभी और बात करेंगे। पहले हम लेज़र फोलियो नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेज़र फोलियो नंबर क्या है? एलएफ नंबर, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, और खाता पृष्ठ संख्या, खा प्र संख्या, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये क्या है? तो देखो, जर्नल जो है हम किससे बनाते हैं? कच्चा रोजनामचा से बनाते हैं, जिसको कि हम मेमोरेंडम अकाउंट भी बोलते हैं, स्मारक बही भी बोलते हैं, स्मरण पुस्तिका भी बोलते हैं ना, उससे बनाते हैं। अगर किसी व्यापारी ने अपने व्यापार में स्मारक पुस्तिका रखी होती है, मेमोरेंडम अकाउंट रखा होता है, तो उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं अपना रोजनामचा यानी कि जर्नल। ऐसे ही जर्नल की सहायता से हम बनाते हैं खाते। ठीक है, अब जो हमारी स्मरण बही होती है, उससे तो हम वैसे के वैसे सारे लेखे इसमें कर देते हैं, बस उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, इसमें हम रूल्स अप्लाई कर देते हैं। जब जर्नल से हम सारे लेखे खाते में करते हैं, खाता बही में करते हैं, तो खाता बही में खाते बनाते हैं सबके अलग अलग। जैसे अगर सपोज़ हमने एक जर्नल में सपोज़ 50 लेखे कर दिए, हमने सपोज़ 50 प्रविष्टियाँ कर दी। ठीक है, 50 प्रविष्टियों में जो नाम आए हैं टोटल 10 नामों का ही यूज़ हुआ है, केवल 10 नाम आए हैं इन 50 प्रविष्टियों के अंदर। तो हम खाते भी कितने खोलेंगे? 10, 50 खाते नहीं खोलेंगे। जितनी एंट्रीज है उतने खाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उससे कम ही रहेंगे या उसके बराबर भी हो सकते हैं अगर उतने ही नाम आए हैं तो। मतलब एक नाम का हमें एक खाता, हर नाम का एक खाता हम खोल देते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक प्रविष्टि है, इसमें 2 नाम आए हैं, परचेज का और अंकित का। ठीक है, तो प्रविष्टि से ज़्यादा भी खाते हो सकते हैं। ठीक, 50 प्रविष्टियाँ करी हैं और हर प्रविष्टि में 2 नाम अलग अलग आ रहे हैं, तो वैसे ऐसा होता नहीं है, कम ही रहते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट और अंकित, यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, तो हम 2 खाते इसके खोल सकते हैं, एक परचेज अकाउंट और एक अंकित का अकाउंट। ठीक है, अंकित अकाउंट होगा, अंकित अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट खोल सकते हैं, अंकित का अकाउंट खोल सकते हैं। तो खाता बही भी एक पुस्तक होती है, जर्नल की भी एक पुस्तक होती है जिसमें हम जर्नल के लेखे करते हैं, खाता बही की भी एक पुस्तक होती है जिसमें कि हम खाते बनाते हैं। तो उस, क्योंकि वो पुस्तक है तो उसमें कई सारे पेजेस भी होते हैं ना, तो जिस पेज पर हम यहाँ से नकल करके वहाँ पर लेखा करते हैं, यानी कि खाता बनाते हैं, उस पेज का नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक, जैसे हमने परचेज अकाउंट बनाया पेज नंबर 25 पर, लेज़र बुक में 25 पेज नंबर पे हमने बनाया, तो हम यहाँ पे 25 नंबर डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? इससे हमें ये याद रहेगा कि हमने इस वाली प्रविष्टि का लेखा, इसका खाता हमने कौन से पेज पर बनाया है। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फटाफट वही वाला पेज निकालेंगे, ढूंढ लेंगे कि ये बना हुआ है इनका खाता। ठीक है, और खाता क्या होता है, खाता बही क्या होता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम जर्नल की बात करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी होता है, जिस पेज से हम वहाँ पर लेखा कर रहे होते हैं, खाता बही में भी ऐसे ही जर्नल पृष्ठ संख्या भी होती है। वहाँ पे हमें उस जर्नल की पृष्ठ की यानी कि पेज की संख्या लिखनी होती है जहाँ से हमने उसमें एंट्री करी है। ठीक है, ये बात तो थोड़ा ध्यान से समझना, कई बार इसको वीडियो को देखना, दोबारा से देख लेना, ताकि ये बात समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आई है और फिर भी नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी जिन लोगों को समझ में आ गया वो अच्छी बात है। हम इसके बाद आगे बात करते हैं। अमाउंट की भी बात पूरी नहीं हुई थी। जो अमाउंट है हमने ये लिखी इस तरीके से, हमने एक पूरा पेज भर दिया, पूरे पेज पे सारे अमाउंट्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते सारे ट्रांजैक्शंस लिख कर, जो कि एक पेज पर आ सकते थे, हमने लिख दिए और उनकी सारी अमाउंट भी हमने लिख दी। अब हमारे ट्रांजैक्शंस और भी हैं, नेक्स्ट पेज पर भी आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी अमाउंट का यहाँ पे टोटल लगा देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टोटल लगा देंगे।
अब सपोज़ ये 2 ही एंट्रीज़ हैं, ऐसा मत मानो कि मैंने एक ही एंट्री करी है 2 बार। सपोज़ मैंने 2 ही एंट्रीज़ करी हैं, ठीक है, इधर की चीज़ भूल जाओ, केवल इधर की अमाउंट्स देखो। तो यहाँ पे 2 अमाउंट्स आ रही हैं, 2 अमाउंट्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। इनका हम इनको टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, 24,000, ठीक है, 24,000। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड, या इंग्लिश में हम लिखेंगे, सॉरी हिंदी में हम लिखेंगे आगे ले गए। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CF, कैरीड फॉरवर्ड यानी कि आगे ले गए, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CF, ठीक है। और इनका टोटल हम लगा देंगे। ये जो टोटल है ये हमारा मेन टोटल नहीं है, ये टोटल केवल इसलिए है कि हमें नेक्स्ट पेज पर याद रहे कि हमारे पिछले पेज पर टोटल कितने अमाउंट्स आ गई हैं, टोटल कितनी अमाउंट आ गई है, ठीक है। टोटल अमाउंट 24,000 एक पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम इसको लेके जाएंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर यहाँ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे वहाँ पर, ब्रॉड फॉरवर्ड, या फिर आगे लाए, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BF, ठीक है। BF यानी कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, BF यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। आगे लाए, फिर ये 24,000 हम वहाँ पर लिख देंगे। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे दोनों बिल्कुल आमने सामने लिखी हैं, ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे कुछ है नहीं डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे तो एक लाइन लिखी हुई है, यही लाइन के सामने हमें दोनों टोटल लिख देने हैं। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर नेक्स्ट पेज पर, तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तब होगा जब हम प्रविष्टि करते हैं, किसी को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट और डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, डेबिट के ही खाने में लिखी जाएगी और क्रेडिट के ही खाने में लिखी जाएगी, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब जब हम इसका लास्ट में व्यापार का जब टाइम खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है का मतलब व्यापार ने जो अपनी समय अवधि निर्धारित कर रखी है वो जब खत्म हो जाती है, हम सारे लेखे लास्ट वाले दिन करते हैं। तो क्या करते हैं, ये सारा जो टोटल करते हैं लास्ट में हम यहाँ पे आगे ले गए वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल, ठीक है। फिर सारे अमाउंट का टोटल यहाँ पे लिख देते हैं रेड कलर के इंक से, रेड पेन से, जैसे भी बोलो आप, रेड कलर से फिलहाल लिखते हैं और यहाँ पे लिख कर देते हैं डबल लाइन। इसका मतलब कि हमारा जो जर्नल है उसको हमने क्लोज कर दिया है। जब हम नॉर्मली इसको कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हैं तब हम डबल लाइन नहीं करेंगे। जब हमारे खाते समाप्त हो रहे हैं, हमारी समय अवधि व्यापार की समाप्त हो रही है, तब हम यहाँ पे डबल लाइन करेंगे, ठीक है। और इसको हम किससे, रेड पेन से लिखते हैं। बाकी सारे लिखे शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, ब्लैक पेन से या ब्लैक इंक से किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारा रोजनामचा जो है, मैंने यहाँ पे हिंदी में ज़रूर प्रविष्टि की है, लेकिन जो रोजनामचा की मुख्य लैंग्वेज है, प्रमुख लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, वो है हमारी इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश सिस्टम पर ही आधारित है, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी नहीं लिख देना, इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। वैसे लोग अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी इसके लेखे करते हैं। जैसे अपने यूपी वाले हैं तो यूपी वाले लोग जो है उनकी मातृभाषा हिंदी, उन्हें हिंदी आती है तो वो हिंदी में भी कर लेते हैं, ठीक। कहीं और किसी और आप जगह पर जाओगे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कर लेंगे, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है मेन वो है इंग्लिश, ठीक है। इसके रूल्स भी सारे इंग्लिश के रूल्स पर ही आधारित हैं। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छा, एक चीज़ जो है वो बताने से रह गई। जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। सपोज़ मेरी बुक में रोजनामचा बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूजा का रोजनामचा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, जर्नल ऑफ पूजा, मतलब जो भी नाम होगा जिसकी भी बुक्स में हम बना रहे हैं उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। का रोजनामचा या जर्नल ऑफ जिसकी भी बुक्स में है। ये मैंने लिखा था ऊपर, जो मैंने अभी रब किया है, मैंने ऊपर लिखा था, आप देख सकोगे कि मैंने लिखा था, मैं बताना भूल गई। ये हमें सबसे पहले लिखना होता है रोजनामचा, जब भी हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद नीचे इसका प्रारूप बनाते हैं, ठीक है। तो जिसका भी होगा उसके लिखेंगे और साथ में इसमें डेट भी लिखते हैं, जर्नल ऑफ पूजा एज ऑन डेट, ठीक है।
और जिसका भी है पूजा का रोज नामचा दिनांक इसको, ठीक है। ऐसे करके हम ये लिखते हैं पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो पढ़ रहे हैं हम रोज नामचा में प्रविष्टि करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट मैंने लिखा है विभाजन रेखा, जो मैं शायद बताना भूल गई थी, अभी मैंने प्रारूप में बताना था। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम प्रविष्टि करते हैं उसके बाद एक ब्यौरा लिखते हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं, जिसमें कि हम उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुए, जो हम प्रविष्टि करिए उसका क्या मतलब है, क्या व्यवहार हुआ है ये, ठीक है। उसके नीचे हम एक लाइन खींचते हैं, उसको हम कहते हैं विभाजन रेखा। विभाजन रेखा हम इसको इसलिए कहते हैं कि एक प्रविष्टि और दूसरी प्रविष्टि के बीच की रेखा है, जो ये बताती है कि यहाँ पर एक प्रविष्टि, एक एंट्री खत्म हो रही है। इसको हम कहते हैं विभाजन रेखा, ठीक है। तो व्यापार के स्वामी से संबंधित खातों का लेखा। तो व्यापारी जो है जब वो व्यापार शुरू करता है तो कैसे करता है, वो व्यापार में कुछ पूंजी लगाता है। पूंजी के रूप में वो कुछ भी लगा सकता है, पैसा लगा सकता है, कोई प्रॉपर्टी लगा सकता है ना। प्रॉपर्टी में कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, ठीक है, पंखे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई भी जो भी चीज़ें लगा के वो अपना व्यापार आरंभ करता है, उन चीज़ों से हम एक पूंजी खाता खोलते हैं, ना कि व्यापार के स्वामी के नाम से खाता खोलते हैं। व्यापार के स्वामी का नाम तो आप कहीं पे ले ही नहीं सकते, ठीक है। जहाँ पे भी स्वामी, किसी भी स्वामी का नाम आ रहा है, व्यापार के स्वामी का नाम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे आप कैश का यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूंजी की। जब भी व्यापारी पूंजी लगाता है व्यापार में, तो हम व्यापारी का खाता नहीं खोलते हैं, हम खाता खोलते हैं पूंजी का, ठीक है। हम पूंजी खाता खोलते हैं। हमारी प्रविष्टि क्या रहती है, जब व्यापारी व्यापार लगाता है तो हमारी प्रविष्टि रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रविष्टि हमारी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आप इसमें लिख सकते हो इसकी नरेशन में कि व्यापार आरंभ किया, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड वगैरह, जो भी आप लिखना चाहो इसमें कोई वो नहीं है, बस केवल हमें इस व्यवहार के बारे में बताना होता है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे एंट्री करी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैंने आपको बताया वो कैश के अलावा फर्नीचर भी लगा सकता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे फर्नीचर भी लिख देंगे। तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल फर्नीचर बोला मैंने आपको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी चीज़ें हम लगाएंगे वो सब डेबिट कर देंगे। फर्नीचर लगाया हमने, फर्नीचर भी डेबिट कर दिया। इसके अलावा कोई और संपत्ति हम लगाते हैं, अगर फैंस लगाते हैं तो फैंस अकाउंट डेबिट, भवन लगाते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। हिंदी में भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आप अकॉर्डिंग टू रूल्स भी देख सकते हो, ठीक है। पाने वाला ऋणी होता है और देने वाला क्या होता है, धनी होता है। हम कैपिटल को क्या मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं, व्यक्तिगत खाता मानते हैं, ठीक। कैपिटल से क्या होता है, हमें रुपया मिल रहा है व्यापार के लिए। व्यापार में जो भी, व्यापार के लिए तो सब कुछ हो रहा है ना, व्यापार से तो संबंधित हो रहा है। जो भी चीज़ व्यापार में आ रही है उसको हम ऋणी कर रहे हैं, जो भी चीज़ व्यापार से जा रही है उसको हम धनी कर रहे हैं, ठीक। तो पाने वाला ऋणी होगा, पाने वाला ऋणी और देने वाला क्या होगा, धनी होगा। अब व्यापार में रुपया कौन दे रहा है, कैपिटल। तो इसलिए हम कैपिटल को क्या करें, कैपिटल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है ना, हम यहाँ पे कैपिटल में पर्सनल वाला ही रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगाएंगे। तो उसका रूल क्या कहता है, पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस हिसाब से हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक। अब वो जो भी चीज़ दे रहा है वो व्यापार में आ रही है ना। कैश अगर वो कैपिटल से हम निकाल रहे हैं तो वो कहाँ आ रही है, व्यापार में आ रही है। तो आने वाली वस्तु ऋणी किससे रिलेटेड हो गई है, वास्तविक खाते से, यानी कि रियल अकाउंट से। तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आने वाली वस्तु ऋणी, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर क्या है, आ रही है व्यापार में, तो फर्नीचर हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आय व्यय खातों में अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होता है तो, और क्रय विक्रय खातों में अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होता है तो, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पहले। तो हमारा तीसरा पॉइंट है आय व्यय खातों के साथ व्यक्तिगत नाम दिए होने पे। जब भी कोई आय व्यय खाता होता है तो उसमें अगर साथ में व्यक्तिगत नाम दिया है तो हम उसको कभी भी उधार नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रय और विक्रय को हम अलग रखते हैं। बाकी जितने भी हमारे अवास्तविक खाते हैं, यानी कि आय और व्यय से संबंधित खाते हैं, उनको कि हम कभी भी
उधार नहीं मानेंगे। जैसे हमारी सैलरी हो गई, वेतन हो गया, किराया हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे क्या है, हमारे आय व्यय से संबंधित है। तो आय व्यय से संबंधित जो भी भुगतान होते हैं वो हमें तुरंत करने होते हैं। आय हो रही है, अगर कमीशन मिल रहा है तो हमें तुरंत मिलेगा, वो उधार नहीं होगा। ठीक, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो भी उधार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने सैलरी बोल दिया आज देने के लिए, भाई तुम्हें सैलरी मिल जाएगी तो वो हो गई, नहीं, जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आय व्यय खाते कभी भी उधार नहीं होते हैं, अगर उसमें व्यक्ति का नाम दिया है तो भी। जैसे कोई मालिनी है, कोई मालिनी नाम की लड़की है, मैंने उसको बोला तुम्हें सैलरी देना है, अब मैं अभी उसका लेखा कर लूँ, सैलरी दी जाएगी तो मालिनी के नाम से कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमें तब तक उसको नहीं लिखना है जब तक कि वास्तव में उसको सैलरी नहीं दे दी जाती है। इसलिए आय व्यय के जो लेखे होते हैं वो कभी भी उधार नहीं होते हैं, हमेशा नकद होते हैं, चाहे उसमें नाम दिया हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने उधार क्रय और विक्रय की। तो जब क्रय और विक्रय को भी हम अवास्तविक खाते से संबंधित मानते हैं, क्योंकि इन्हें आय और व्यय से संबंधित मानते हैं, लेकिन इनके साथ में अगर किसी का नाम दिया होता है तो हम इसको उधार लेखा मानते हैं। तब तक इसको नकद नहीं मानेंगे जब तक कि वहां पे नकद लिखा नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है और साथ में क्रय और विक्रय दे रखा है तो हम उसको उधार क्रय या उधार विक्रय ही मानेंगे। ठीक है, ये इनमें डिफरेंसेस लिए ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी था कि वैसे तो आय व्यय के साथ में अगर व्यक्तिगत नाम आता है तो हम उसको कभी भी उधार नहीं मानते हैं, वो हमेशा नकद होते हैं। लेकिन अगर क्रय और विक्रय के साथ में किसी व्यक्ति का नाम दिया है और नकद नहीं लिखा है तो हम उसको हमेशा उधार मानेंगे। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसको हटा देती हूँ। तो हमारा 5वां पॉइंट है कार्यालय सामग्री खाता। देखो, कार्यालय से यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सारा का सारा हम एक ही नाम से हम लिख सकते हैं। जैसे फर्नीचर कार्यालय में लग रहा है, ठीक है, पंखे कार्यालय में लग रहे हैं, मशीनें कार्यालय में मशीनें अलग से जो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कार्यालय से रिलेटेड जो है। अब फर्नीचर जो है आपका फैक्ट्री में भी लग सकता है, फर्नीचर आपका निजी भी यूज हो सकता है ना। तो जो कार्यालय से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम केवल एक कार्यालय सामग्री खाता के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे उनको अलग अलग उनका लेखा ना लिख के, जैसे अलमारी हो गई, अलमारी हम अपने कार्यालय में रखते हैं, टेबल यानी कि फर्नीचर वगैरह ये सब हम अपने कार्यालय में रखते हैं, पंखे वगैरह लगाए जाते हैं वो भी कार्यालय में लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कार्यालय से रिलेटेड जो भी होगी उनके लिए हम केवल एक कार्यालय खाता, कार्यालय सामग्री खाता बना सकते हैं। उसी में केवल कार्यालय के जो भी लिखे हैं वो कर लेंगे। मतलब सबकी अलग अलग एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है कि हम टेबल का अलग लिख रहे हैं, पंखे का अलग लिख रहे हैं। हम एक ही बार में सिर्फ कार्यालय का खाता, कार्यालय सामग्री खाता लिखकर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखकर उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरी चीज हमारी मिश्रित या फिर संयुक्त प्रविष्टि यानी कि कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक ही तरीके के एक ही दिन में यानी कि एक ही डेट में एक ही तरीके के कई सारे हमारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा रोहित से, कुछ सामान खरीदा मुकेश से, कुछ सामान खरीदा हमने सिमी से। ठीक है, तो मतलब हर बार हम परचेज ही कर रहे हैं ना, परचेज से रिलेटेड हो रहा है ना, लेकिन खरीद रहे हैं अलग अलग लोगों से और हर बार उधार लेन देन ही कर रहे हैं हम। तो हम क्या कर सकते हैं, सबको एक ही एंट्री में लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले तो हम रोहित वाली एंट्री करें, फिर हम, मैंने क्या नाम दिया था भूल गई मैं, साकेत मान लेते हैं, फिर हम साकेत वाली एंट्री कर रहे हैं, फिर हम सिमी वाली एंट्री कर रहे हैं। ऐसा ना करके हम एक ही एंट्री में इन सबको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इसमें एक तरीके के कई लेन देनों को एक साथ लिख दिया जाता है। लेकिन एक साथ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने इधर परचेज किया, उधर किसी को कमीशन दिया, उधर किसी को सैलरी दी और तीनों को मिला के लिख दिया। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एंट्री एक ही तरीके की होनी चाहिए और एक ही डेट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज की, कल की और परसों की सबकी मिला के लिख दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम डेली ही अपने लेखे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देती हूँ। क्या होती है मिश्रित प्रविष्टियां, जब कुछ कंडीशन है इसकी वो मैं लिख रही हूँ। जब एक खाता ऋणी यानी कि डेबिट तथा एक से अधिक खाते धनी यानी कि क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा, जब एक खाता धनी यानी कि क्रेडिट तथा एक से अधिक खाते
ऋणी यानी कि डेबिट हो, ठीक है। तो या फिर तो एक ऋणी हो सकता है और एक से ज्यादा खाते धनी हो सकते हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, नहीं वो हमने इसका किया था, एक खाता धनी हो सकता है और एक से ज्यादा खाते ऋणी हो सकते हैं, जैसा हमने भी कैपिटल में किया था। कैपिटल का जो हमने भी बताया था उसमें कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, किस में लगाया, कैपिटल में लगाया। तो हमने उसका रेखा लगा था कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एक ही चीज धनी हो रही थी लेकिन एक से ज्यादा चीजें ऋणी हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री यानी कि संयुक्त प्रविष्टि, ठीक है। एक और कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे खाते भी ऋणी हो सकते हैं, तो अनेक खाते ऋणी यानी कि डेबिट तथा अनेक खाते यानी कि एक से ज्यादा खाते धनी यानी कि क्रेडिट हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा खाते ही ऋणी भी हो रहे हो और एक से ज़्यादा खाते ही धनी भी हो रहे हो। अब ये सेकंड वाली कंडीशन जहाँ पे अप्लाई हो रही है, ऐसा तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हमने पूंजी लगाई व्यापार में और व्यापार को आरंभ किया। पूंजी में हमने क्या क्या लगाया, रोकड़ लगाई, हमने फर्नीचर भी लगाई, हमने मशीन भी लगाई, तो हमने सभी को डेबिट कर दिया, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड हो रहे हैं सारे, है ना। तो इसी तरीके से एक तरीके के कई सारे जब ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं एक ही डेट में, तो हम उनको संयुक्त प्रविष्टि यानी कि कंपाउंड एंट्री में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स खोजिएगा, बना के देखिएगा। एंट्री करना तो सबको आ ही गई है। एंट्री में अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा।